जय हिंद साथियों, नमस्कार। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है, आप लोग भली बातें जानते हैं, एनसीईआरटी कक्षा 11 भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार। भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार का आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 8वां, और इस 8वें अध्याय का नाम है प्यारे साथियों स्थानीय शासन। स्थानीय शासन की बात करें, लोकल गवर्नमेंट की बात करें, स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों पड़ी, या फिर स्थानीय शासन की शुरुआत कब हुई, स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है, गांधी जी के स्थानीय शासन के प्रति विचार क्या थे, अम्बेडकर साहब के क्या थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्थानीय शासन के बारे में क्या विचार थे, उसके बाद में संवैधानिक मान्यता कब मिली, किस समिति की सिफारिश पर मिली, संवैधानिक मान्यता मिलने के बाद में क्या हो जाता है, उन तमाम बातों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग जुड़ जाइए, आप लोग जुड़े हुए हैं विकास चौधरी आरएस चैनल के ऊपर। मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास चौधरी आरएस। अब देखिए प्यारे साथियों, आज की क्लास का पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न कह रहा है कि स्थानीय शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं, 4 कथन है, और उसके बाद में आप लोगों को बताना है कि कौन सा कथन है जो सत्य है। अब देखिए, स्थानीय शासन इन संस्थाओं को 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। बिल्कुल, इन संवैधानिक दर्जे की बात करें तो 1993 में मिला था किनको, स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा। उसके बाद में बात करें प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे कथन में है कि गांव व जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। बिल्कुल, गांव या फिर जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। फिर अगले कथन में है कि स्थानीय हित और स्थानीय ज्ञान लोकतांत्रिक फैसला लेने के लिए अनिवार्य घटक है। बिल्कुल, ये बात भी प्यारे साथियों सही है। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्य पूर्ण जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है। बिल्कुल करता है, यानी कि आपके उपयुक्त सभी कथन क्या है, सही है। अब देखिए, पहले कथन को तोड़ते हैं हम लोग। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, पूरा का पूरा 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे इस प्रश्न का। अब देखिए, संवैधानिक मान्यता की बात करें तो 1993 में मिली थी। आप लोग भली बात जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और यह हुआ था प्यारे विद्यार्थियों कब, 1992 में। इसके तहत पंचायती राज को क्या मिली, पंचायती राज और पंचायती राज को मिला था संवैधानिक दर्जा। इस 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था, और इस नए भाग का नाम क्या था, या फिर कौन सी संख्या थी, भाग 9। इस संविधान संशोधन के तहत अनुसूची जोड़ी गई थी एक, और उस अनुसूची कौन सी अनुसूची थी, तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, 11वीं अनुसूची। इसके तहत अनुच्छेद भी जोड़े गए थे, और अनुच्छेद कहां से कहां तक जोड़े थे, तो ध्यान रखना 243 से लेकर के 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद जोड़े थे। इस 11वीं अनुसूची में बात करें पंचायतों को कितने विषय दिए गए, तो लगे हाथ ये भी ध्यान रखना 29 विषय दिए गए थे। उसी वर्ष एक अमेंडमेंट होता है, और अमेंडमेंट की बात करें तो होता प्यारे विद्यार्थियों 74वां। कब होता है, 1992 में होता। इस 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत नगरीय शासन को संवैधानिक मान्यता मिली। किसको, नगरीय शासन, और नगरीय शासन को क्या मिली, संवैधानिक मान्यता मिली थी। इसके तहत भी संविधान के अंदर एक भाग जोड़ा गया था, और भाग कौन सा जोड़ा गया था, 9 के। कौन सा भाग, 9 के। अनुसूची जोड़ी गई थी इसके तहत भी, और अनुसूची की बात करें तो कौन सी अनुसूची, तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, 12वीं। कौन सी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और इसमें भी अनुच्छेद जोड़े गए थे। और अनुच्छेदों की बात करें तो 243 ओ के बाद में पी से लेकर के जेड जी तक कुल अनुच्छेद जोड़े गए थे। यह संवैधानिक मान्यता की बात हो गई। अब देखिए, यहां से आपके 1% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, 100% मिलेगा। आप या तो की नोट्स के रूप में ऐसे उतार लो, या फिर सीधे आप अपने दिमाग के अंदर छाप लो, या फिर लंबी लंबी लाइनों के रूप में छाप लो, लिख लो, जैसा करना आपको कर लो। अब देखो, करना जरूर है ना, देखो, परखो, निरखो, और उसके बाद में छापो। छापना जरूरी है, चाहे दिमाग में छापो, चाहे कॉपी किताब में छापो, जहां आपको मौका मिले छापो। क्या छापो, अभी तो ये छापो, ये छापेंगे, आपको याद होंगे, तो फिर आपका सिलेक्शन होगा। फिर आप लोग क्या छापेंगे, पैसे छापेंगे ना। पैसे छापना नहीं, गवर्नमेंट आपको पैसे देगी, ऐसे नहीं घर पे लाके मशीन लाके पैसे छाप लो, वो काम आप मत करना, समझना ना। इस चीज़ का विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो, गांव व जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। बिल्कुल, स्थानीय शासन किसे कहते हैं, या फिर स्थानीय शासन की शुरुआत क्यों हुई, कब हुई थी, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए,
भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र के अंदर आप लोग भली बात जानते हैं कि हर कोई अपनी आवाज उठा सकता है, हर कोई अपनी समस्या को सरकार से अवगत करवा सकता है, और सरकार का कार्य होता है लोक कल्याणकारी कार्यों के तहत कि वो सरकार उस नागरिक की समस्या का सॉल्यूशन करे। अब देखो, अभी बात करें वर्तमान में तो त्रिस्तरीय सरकार है, केंद्रीय स्तर पर सबसे ऊपरी सरकार, उसके बाद में राज्य स्तर पर, फिर स्थानीय सरकारें। मान लीजिए केवल और केवल केंद्र सरकार होती या फिर केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार होती, स्थानीय सरकारें नहीं होती, तो गांव ढाणी के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति की जो स्थानीय समस्या थी उस समस्या का हल कौन करता? समझ रहे हैं मेरी बात को? मान लीजिए स्थानीय सरकारें नहीं होती, सरपंच नहीं होते, प्रधान नहीं होते, जिला प्रमुख नहीं होते, तो जनप्रतिनिधि के रूप में सीधे या तो एमएलए या फिर सीधे बात कर तो मुख्यमंत्री साहब के पास में गांव ढाणी के अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति थोड़ी जा पाता था। वो अपनी समस्या न तो बता सकता था और न बताने के बाद में भी उनका समाधान होता। पहली बात तो बता ही नहीं सकता था। कितनी समस्याएं आप खुद बताओ, समस्याओं का तो भंडारा पड़ा है। तो स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाए, इस कारण से स्थानीय शासन की शुरुआत हुई। साथ ही साथ लोगों में, नागरिकों में राजनीति के प्रति जन सहभागिता बढ़े, राजनीति के प्रति रुचि बढ़े, ये भी एक बड़ा कारण है। उसके बाद में बात करें, आप लोग भली बात ही जानते हैं, गांधी जी तो पंचायती राज के बहुत बड़े समर्थक थे। डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व 40 पंचायतों के गठन की बात करता है। संवैधानिक मान्यता की बात करें ना, तो जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, या फिर संविधान सभा की बैठ के चल रही थी, उस समय भी गांधी जी ने तो खूब कहा था कि गांवों में भारत की आत्माएं, गांवों में मुख्य रूप से जनसंख्या की बात करें तो गांवों में बसती है, और असली आज़ादी का मजा तभी आएगा जब स्थानीय स्तर पर सरकारें हों। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए उस समय स्थानीय स्तर पर सरकारों का गठन किया जाना संभव नहीं था, संवैधानिक मान्यता देना संभव नहीं था। स्थानीय हित और स्थानीय ज्ञान लोकतांत्रिक फैसला लेने के अनिवार्य घटक है। अब देखो, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र के अंदर मजबूत कौन होता? लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा कौन होता? बताओ, जनता होती है। ठीक है, तो स्थानीय हित यानी लोकल हित और स्थानीय ज्ञान या हित की बात करें ना, आप लोग जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर लोगों के पास में खूब ज्ञान है। अगर स्थानीय स्तर पर सरकारें नहीं बनती तो लोग कहाँ रुचि दिखाते बताइए? हर कोई एमएलए थोड़ी बनता, हर कोई एमपी थोड़ी बनता, हर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति थोड़ी बनता। तो लोकतांत्रिक फैसले लेने के लिए अनिवार्य घटक के रूप में स्थानीय स्तर पर मान्यता देनी आवश्यक है। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन, सक्रिय भागीदारी। मैंने आप लोगों को बता दिया कि सक्रिय भागीदारी राजनीति में उद्देश्यपूर्ण जवाबदेहिता को सुनिश्चित करती है, तो आपके चारों कथन सही हो जाएंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न तो एक था, लेकिन हम लोगों ने इसका संपूर्ण 360 की एनालिसिस कर लिया है। मैं चाहता हूं कि अब आप स्थानीय स्वशासन की क्लास में जुड़ गए, इस सेशन में जुड़ गए, तो आपका स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आप लोग स्थानीय स्वशासन पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि एग्जामिनर कहां से पूछेगा, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, पूर्ण रूप से समर्पित होकर मनोयोग से क्लास को देखेंगे, साथ साथ में नोट्स बनाते रहेंगे, तो आपको खुद को लगेगा कि ले एग्जामिनर पूछ कहां से पूछेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, अगले प्रश्न से पहले मैं आप लोगों की जानकारी लिए बता दूं कि स्कूल योग्यता भर्ती परीक्षा 2025, अभी हाल ही में बात करें, अभी तक 225 पद है। कितने? राजनीति विज्ञान के 225 पद है। हम लोग राजनीति विज्ञान की बात करें। यहाँ पर हम लोगों ने, हमारी टीम ने नेवरी सर के मार्गदर्शन में टेस्ट सीरीज 1.0, ग्रीन पेन वाली टेस्ट सीरीज 1.0 शुरू की थी, और वो शुरू की थी प्यारे विद्यार्थियों 10 फरवरी से। कब की थी? 10 फरवरी से। इस टेस्ट सीरीज का आज प्यारे विद्यार्थियों 20 मई को क्या है? अंतिम टेस्ट है। अब आप लोगों के मन में आ रहा है सर अंतिम टेस्ट है तो फिर आप ये क्यों बता रहे हो, क्या औचित्य है? ये औचित्य है, आप लोगों के फायदे के लिए बता रहा हूं। अब देखिए, इस टेस्ट सीरीज की विशेषता की मैं बात करूं ना, तो पुरानी आत्माएं जुड़ी हुई हैं, उनको पता है। हम लोगों ने टेस्ट की फॉर्मेटिंग की बात करें तो हम लोगों ने 21 टेस्ट आयोजित करवाए थे, जिसमें प्यारे विद्यार्थियों 14 तो कौन से थे? टॉपिक वाइज टेस्ट। उसके बाद हम बात करें तो 5 थे आपके मेजर टेस्ट और 2 फुल टेस्ट, जिसमें एक पहले हो गया, एक है आज 20 मई को। इस टेस्ट सीरीज की अभी आप इस पे मत जाना ना, थोड़ा रुकना, धैर्य रखना, इसके बारे में मैं बताऊंगा, इस पोस्टर के बारे में भी बताऊंगा। इस टेस्ट सीरीज ग्रीन पेन वाली 1.0 टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने प्रश्नों टेस्ट होने के बाद में पीडीएफ के रूप में व्याख्यात्मक हल भी दिया था। अब देखिए, विद्यार्थियों की बेहद मांग थी
कि सर आप इन टेस्टों का व्याख्यात्मक वीडियो सॉल्यूशन दो। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों की जानकारी लिए बता दूं, जब हमने टेस्ट सीरीज शुरू की थी, जब टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, वीडियो सॉल्यूशन नहीं देने की बात की थी। यानी इतना समय नहीं है प्यारे विद्यार्थियों कि आपको वीडियो सॉल्यूशन दिया जाए। लेकिन विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए, प्यार और समर्पण को देखते हुए आप लोगों के लिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इसका निःशुल्क वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। और कौन से टेस्ट का दिया जाएगा? ये 20 मई को आज जो टेस्ट हो रहा है ना, इसका आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। यानी इस टेस्ट के मेजर अपने फुल टेस्ट सेकंड के 150 प्रश्नों का मैं आप लोगों के सामने पूर्ण 360 डिग्री एनालिसिस करूंगा। हमारे लिए छात्र हित सर्वोपरि है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये टेस्ट सीरीज की बात तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब इस पोस्टर में प्यारे विद्यार्थियों ग्रीन पेन वाली टेस्ट सीरीज और ग्रीन पेन वाली टेस्ट सीरीज की बात करें, ये देखो ग्रीन पेन ले लिया मैंने, ये रहा ग्रीन पेन। आपके पास में भी ग्रीन पेन आ जाएगा ना, वो दिन दूर नहीं आ जाएगा। आप पूर्ण रूप से समर्पित होकर के मेहनत करेंगे ना, मेरे जैसा सामान्य बुद्धि वाला लड़का अगर स्कूल लेक्चरर बन जाता है तो आप तो उच्च कुशाग्र बुद्धि के 100% बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। अगर आप किसी भी काम के लिए, किसी भी लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर के अडिग रह करके वो काम करते हैं ना, तो पूरी कायनात आपको उस लक्ष्य को मिलाने में लग जाती है। ग्रीन पेन वाली टेस्ट सीरीज 2.0, इस टेस्ट सीरीज का प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को दिया जाएगा वीडियो सॉल्यूशन। क्या दिया जाएगा? वीडियो सॉल्यूशन। इस टेस्ट सीरीज की अनूठी विशेषता यह है कि इसमें आपके यूनिट वाइज टेस्ट होंगे। कैसे होंगे? यूनिट वाइज। यूनिट वाइज की बात करें तो सबसे पहले आपके होगा आपके WPT वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर का। उसके बाद में हम लोग बात करें तो होगा आपके राजनीतिक सिद्धांत का। उसके बाद में बात करें तो होगा आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। उसके बाद में बात करें तो IR का हो जाएगा। उसके बाद में बात करें तो IGP का हो जाएगा। उसके बाद में बात करें तो ICT और पेडागोजी का हो जाएगा। यानी कि ये आपके यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रति यूनिट से प्यारे विद्यार्थियों 100% लिए जाएंगे, जो बेहद महत्वपूर्ण हमारे को लगेंगे। हमारे को यानी मुख्य रूप से इसमें रोल मेरा ही है प्रश्नों की फॉर्मेटिंग बनाने में। हालांकि नेवरी सर का पूरा मार्गदर्शन है हमारा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम लोग टेस्ट सीरीज की फॉर्मेटिंग करेंगे कि आपके 100% आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के मिलेंगे ना, इसकी वीडियो सॉल्यूशन के रूप में भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो 100 × 4 करेंगे तो सीधे सीधे कितने हो जाएंगे? 400। हालांकि होंगे 400 से ज़्यादा, लेकिन 400 तो हो ही जाएंगे। 400 इंटू करो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 400 को गुणा करना 6 से तो कितने हो जाएंगे? 2400%। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। फिर आपके 2 फुल टेस्ट यानी परीक्षा से पहले परीक्षा, तो 300% ये हो जाएंगे। और 300 से गुणा करेंगे 4 से तो हो जाएंगे आपके 1200%। 1200 और 2400 हो जाएंगे आपके 3600%। इन 3600 प्रश्नों का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप बताइए आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? मुझे विश्वास है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको विश्वास होना चाहिए आपके ऊपर कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये ग्रीन पेन मिल जाएगा। अब आपको विश्वास होना चाहिए आपको ग्रीन पेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारी टीम को विश्वास है कि हम इस प्रकार से टेस्टों की फॉर्मेटिंग लाए, इस प्रकार से क्वेश्चन लेकर आएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको पूर्ण समर्पित होकर के 225 पोस्टों की ओर देखना है। कई विद्यार्थियों के मन में अभी भी है सर पोस्ट बढ़ेगी, अरे भैया क्या करना, पोस्ट बढ़ेगी नहीं बढ़े, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। अब आगे बात है जो आपके जहन में है कि सर आपने ये तो बता दिया इस टेस्ट सीरीज क्या करें, ये तो पूरी हो गई। इस टेस्ट सीरीज अगर आपके पास में समय है तो आपको इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करना है। और इस टेस्ट सीरीज में जो 21 टेस्ट हुए इसकी PDF आपको निकाल करके एप्लीकेशन के अंदर PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन है। PDF का प्रिंट लेकर के उन प्रश्नों को आपको बार बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, बार बार पढ़ेंगे, आपको प्रश्नों की फॉर्मेटिंग का पता चलेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस टेस्ट सीरीज को भी आपको ज्वाइन करना चाहिए। मेरे हिसाब से करो या नहीं करो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम पूर्ण समर्पित है, गंभीर है और हम चाहते हैं कि इसी भर्ती में हमारा सिलेक्शन हो, दोबारा हम इसको लेक्चरर का एग्जाम नहीं देंगे, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का देंगे या फिर IAS का देंगे, तो आपको प्यारे विद्यार्थियों ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। फिर भी नहीं करो तो आपकी इच्छा है। इसका वीडियो सॉल्यूशन आप लोग जरूर देख लेना। और अगर आपको चाहिए एक डेमो पेपर भेजे तो मैं आपको एक इसका डेमो पेपर भी भेज दूंगा। अब इसके लिए अब आपके मन में आ रहा है सर इसकी फीस कितनी लेंगे आप?
प्यारे विद्यार्थियों, मेरे लिए फीस मैटर नहीं करती है, मेरे लिए आपका सिलेक्शन मैटर करता है। आप तो इतना कर देना कि सिलेक्शन होने के बाद में एक बार स्टूडियो में आ जाना और इतना कह देना कि सर हमारे सिलेक्शन में 0.1% भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आपका हिस्सा था, हम बहुत खुश हो जाएंगे। क्यों? मैं चाहता हूं कि मैं राजपत्रित अधिकारी बना हूं, गांव ढाणी के अंतिम छोर से उठा हुआ सामान्य बुद्धि लब्धि वाला, तो आप भी स्कूल विजेता बने। प्यारे विद्यार्थियों, सफल व्यक्ति ही चाहेंगे कि आप भी सफल हो, असफल व्यक्ति तो यही चाहेंगे कि मैं भी सफल नहीं हुआ हूं, आप भी मत सफल हो, यही चाहेंगे ना। तो नाम मात्र की फीस रखेंगे, जितना हो सके कम से कम। हम देखिए, आप चाहते हैं कि फ्री कर दें, तो फ्री तो पॉसिबल है नहीं, आप लोग भी जानते हैं। इसके लिए टाइपिंग वाला भी चाहिए, पूरा सिस्टम भी चाहिए, समझ रहे ना। कोशिश करेंगे नाम मात्र से नाम मात्र, जितना हो सके छात्र हित को सर्वोपरि मानते हुए हम लोग काम करेंगे और कर भी रहे हैं। आप लोग जानते हैं हम लोग PYQ करवा रहे हैं, हिंदी की क्लासेस करवा दी, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की करवा दी, शैक्षिक मैनेजमेंट की करवा दी, भूगोल की करवा दी। अब देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संविधान संशोधन है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992। अभी मैंने आपको बताया, सही उत्तर C हो जाएगा। अब देखिए, 72 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें ना, ये 72 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? तो ध्यान रखना, हुआ था आपके 1992 में। इस अमेंडमेंट के तहत त्रिपुरा राज्य की विधानसभा सीटों को बढ़ा करके कितना कर दिया था? 60 कर दिया था। आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद में बात करें 42वें संविधान संशोधन की। 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है मिनी संविधान। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? तो ध्यान रखना, हुआ था आपके 1976 में, जब आपातकाल लगा हुआ था नहीं था, फटाफट से कमेंट करके बताइए। और लगा हुआ था तो कौन सा आपातकाल लगा हुआ था? इंदिरा गांधी सरकार के समय की बात हो रही है। इस 42वें संविधान संशोधन के तहत 2 भाग जोड़े गए। कितने भाग जोड़े गए थे? 2 भाग। एक तो जोड़ा गया था भाग 4 के, और एक और भाग जोड़ा गया था भाग 14। 14 कैसे लिखेंगे बताओ? कैसे लिखेंगे? 14 के, ठीक है। इसके तहत 9 नए आर्टिकल जोड़े गए थे, 9 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। और इसी के तहत ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, प्रस्तावना में क्या था? संशोधन। और प्रस्तावना में संशोधन करके 3 नए शब्द जोड़े गए थे। 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन जोड़े गए थे 3 नए शब्द? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये जोड़े गए थे। 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये कब हुआ था? 1992 को। इसके तहत नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला था। तो इन फैक्टों को आप लोग प्यारे विद्यार्थियों जरूर लिख ले, ठीक है। अब देखो, भाग 4 के में आप लोग भली बात जानते हैं, मूल करते जोड़े गए थे। जोड़े गए नहीं थे? किन की समिति की सिफारिश पर? समिति की सिफारिश पर। कौन सी समिति? गोल्डन सिंह, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आप लोगों को सत्य कथन बताना है। स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत के वाइसराय थे। बिल्कुल, लॉर्ड रिपन भारत के वाइसराय थे और 1882 में अस्तित्व में आए थे। और जब स्थानीय निकाय आए थे अस्तित्व में, उस समय इन्हें कहा जाता था प्यारे विद्यार्थियों मुकामी बोर्ड। क्या कहा जाता था? मुकामी बोर्ड कहा जाता था। अब देखिए, लॉर्ड रिपन की बात करें ना, तो लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता? स्थानीय स्वशासन का जनक। भारत और भारत में स्थानीय स्वशासन और स्थानीय स्वशासन का जनक। और जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है। लगे हाथ, आप ये भी लिख लीजिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक। लोकतांत्रिक, ये तांत्रिक अकेला मत पढ़ना है ना, साथ में लोक भी पढ़ना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
का जनक किसे कहा जाता है? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताओ। बलवंत राय मेहता को किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। यानी कि आपका पहला कथन क्या है? सही है। अगला कथन देखिए, दूसरा कथन, महात्मा गांधी आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। क्या महात्मा गांधी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता विकेंद्रीकरण के समर्थक थे? बिल्कुल समर्थक थे। आप आर्टिकल और आर्टिकल 40 डीपीएसपी के तहत, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ पंचायतों का गठन। महात्मा गांधी चाहते थे कि आर्थिक संसाधन है और राजनीतिक सत्ता है, इनका क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण। यानी कि केंद्रीकरण एक जगह नहीं होनी चाहिए। सत्ता का क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण। कार्यों और शक्तियों के क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो ये प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही क्या हो जाएगा? सी। यानी दोनों कथन क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पंचायती राज और उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है? असत्य कथन बताना है। पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा द्विस्तरीय होता है। पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा द्विस्तरीय नहीं होता है, तो कितना होता है? त्रिस्तरीय होता है। द्विस्तरीय की बात करें ना तो 1977 में एक समिति बनी थी और इस समिति का नाम था प्यारे साथियों अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति ने अपनी सिफारिश में कहा था कि पंचायतों का ढांचा होना चाहिए आपके द्विस्तरीय, लेकिन इसको माना नहीं गया था। पंचायतों का ढांचा है त्रिस्तरीय। उसके बाद में 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा का बनना अनिवार्य कर दिया। वैसे आप 74वें संविधान संशोधन के तहत नहीं, 73वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। ग्राम सभा की हम लोग अगर बात करें ना, ग्राम सभा का उल्लेख कहां पर है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, 243 के या फिर ए में ग्राम सभा का उल्लेख है, जबकि 243 बी में ग्राम सभा की संरचना का उल्लेख है। यहां से अच्छा सा प्रश्न बनेगा। ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की इकाई कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखता है ग्राम सभा में, समझ रहे ना? अपने भारत में कैसा प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या फिर कोई अलग लोकतंत्र है? भारत के अंदर प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है, जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की झलक कहां पर दिखाई देती है? ग्राम सभा में। फिर अगला कथन देखिए, पंचायती क्षेत्र के सभी व्यक्ति, देखिए पंचायती क्षेत्र के सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं? नहीं होते हैं। ग्राम सभा के सदस्यों की बात करें ना, ग्राम सभा और ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे? तो ध्यान रखना 243 आर्टिकल 243 बी में साफ साफ शब्दों में उल्लेख है कि उस ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाता, रजिस्ट्रीकृत मतदाता, वहां ग्राम सभा के क्या होंगे? सदस्य। पंजीकृत मतदाता सदस्य होंगे, समझ रहे? मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की, किसी नागरिक की उम्र 20, 25, 30 साल होगी और उसने अपना पंजीयन नहीं करवाया मतदाता सूची में, तो ग्राम सभा का क्या नहीं होगा? सदस्य नहीं होगा। तो आप लोगों की भी अगर उम्र हो गई 18 साल से अधिक, तो आप लोग पंजीकृत मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा लीजिए ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत इसी तरह होते हैं ऐसा प्यारे साथियों, BLO क्या होते हैं? बूथ लेवल ऑफिसर। और मुख्य तौर पे ये बनते हैं शिक्षक। शिक्षकों को अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता। आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर हम भारत के नागरिक हैं, हमारी उम्र 18 साल से ज़्यादा हुई, किसी की तो 40 साल से भी ज़्यादा है, वो देख रहा है सेशन, वो अलग बात है ना, उनका तो नाम है ही है, तो आप लोग नाम जुड़वा सकते हैं। फिर अगला कथन देखिए, ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होता है। ग्राम सभा की भूमिका क्या होगी? कार्य क्या क्या दिए जाएंगे? इसका फैसला प्यारे साथियों प्रदेश की बात कर तो प्रांत के कानूनों से होता है। यह आपका कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा था आपको असत्य, तो असत्य 1, असत्य 2, असत्य 3, यानी 1, 2 और 3 क्या है? असत्य है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए है जो हो जाएगा सही। आप साथ साथ में छाप रहे हैं नहीं छाप रहे? पहले ये बताओ। लिख रहे हैं नहीं लिख रहे? साथ साथ में छापा करो आप, है ना? सिलेक्शन होने के बाद में भी आपको छापना है, तब तो आप पैसे छापेंगे। पैसे सरकार देगी आपको, खूब सारा पैसा। ऑटो वेतन आयोग लागू होने वाला है। अभी आप लोग ये छापो, या तो कॉपी में छाप लो या फिर सीधे दिमाग में छाप लो। अधिकतर विद्यार्थी क्लास होने के बाद में व्हाट्सएप पर मैंने नंबर दे रखे मैसेज करते हैं, सर PDF भेजो, सर PDF भेजो। अरे भाइयों और बहनों,
आपके पास पीडीएफ खूब है, आपके पास स्क्रीनशॉट खूब है, आपके पास में नोट्स खूब है, आपके पास में किताबें खूब है, लेकिन एक की नोट्स के रूप में आप उतारो, आपके सिलेक्शन में अति मददगार साबित होंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक साइड में सूची में कुछ प्रावधान दे रखे हैं, दूसरी साइड में प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेद दे रखे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? तो ध्यान रखना भाई साहब, आपके 243 और 243 की बात करें के में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। देखो, राज्य पंचायती राज और नगरीय शासन से अनुच्छेद आपको याद करने ही करने हैं और आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ट्रिक्स बनाकर इसको याद कीजिए। इसको कैसे, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग, तो पंचायतों के चुनाव कैसे होंगे, के फॉर कैसे होंगे, तो राज्य निर्वाचन आयोग बताता है भाई ऐसे होंगे, और ऐसे होंगे, कैसे होंगे, के फॉर कैसे, राज्य निर्वाचन आयोग कहेगा ऐसे, तो अपना प्रश्न भी हो जाएगा और चुनाव भी हो जाएंगे। फिर नगर पालिका आदि की संरचना की बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 243 डब्ल्यू, कौन सा है, डब्ल्यू, नगर पालिकाओं की शक्तियां। देखिए शक्तियां में क्या आता है, अधिकार आते हैं, अधिकार आते हैं तो क्या आदमी के पास में अधिकार आएगा तो वो काम करेगा, डब्ल्यू फॉर वर्क करेगा। शक्तियां आएंगी तो काम करेगा। भाई आपके पास में शक्तियां आएगी कि नहीं आएगी, आप स्कूल लेक्चरर बन जाएंगे तो आपके पास में शक्तियां और अधिक आएगी। अरे शक्तियां आई हुई है कि नहीं आपके, हैं कौन सी शक्तियां बताओ, कमेंट करके बताओ कौन सी शक्ति की बात करें। नगर पालिकाओं के गठन की बात करें तो 243 क्यों, बहुत ईजी है कि नगर पालिकाओं का गठन क्यों करना चाहिए, क्यों से आपका अनुच्छेद भी याद हो जाएगा। और नगर पालिकाओं की अवधि की बात करें ना, अवधि में है आपके 243 यू, ठीक है, क्या तुम्हारी अवधि यू है, तो फिर आप देख लीजिए, मिलान कर लीजिए। 243 के कहाँ पर लिखा हुआ, ये है आपके एक के अंदर, फिर 243 डब्ल्यू ये आपके 2 में, और 243 क्यू है आपके 3 में, और ये चौथा ऑटोमेटिक पीछे बच जाएगा। तो 1 2 3 4 कहाँ है, ये देखो बहुत इजी, 1 2 नहीं ये नहीं है ना, ये नहीं है भैया, कौन सा है, ये कंफ्यूज कर दिया, फ्यूज कर दिया ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 2 बार बोलो ये आपका सही हो जाएगा। और इसके ऊपर प्यारे विद्यार्थियों लगा लीजिए 7 स्टार। क्या लगाना है, 7 स्टार, ये आपके परीक्षा में छपेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित का आहारोही क्रम कूटों की सहायता से व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे पहले समिति कौन सी बनी थी, आरोही क्रम में आपको लिखना है। अशोक मेहता समिति की बात करें तो अशोक मेहता समिति बनी थी, मैंने आपको बताया 1977 में। बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो बनी थी 1957 में। जीवी के राव समिति कब बनी थी, फटाफट से आप कमेंट करके बताइए, बनी थी आपके 1985 में। और रामचंद्र समिति बनी, जी रामचंद्र समिति बनी थी आपके 1967 में। कब बनी थी, 1967 में। इसको GR समिति भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आपके आ जाएगा इसमें, सबसे पहले बनी थी ये, 2 कहाँ है, 2 तो सब में दे रखे हैं, चलो ठीक है आगे देखते हैं। फिर कौन सी बनी थी, 1, 2 के बाद में 1, तो यहाँ भी आ रहा है 1, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ 4 4 आ रहा है, इनको तो काट ही दो। फिर आ रहा आपके सबसे पहले ये आएगा आपके 2, फिर 1, फिर उसके बाद में नहीं 1 क्यों आएगा, 2 के बाद में तो आएगा आपके 4 आएगा ना। हाँ, हल्की हल्की मिस्टेक हो रही है यहाँ पर भी, सिली मिस्टेक कहा जाता है इसको, है ना। सब शब्दों में लिखा हुआ देखो, सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आएगी आपके 1 नंबर पे। कितने नंबर पे, 1 नंबर पे बलवंत राय मेहता समिति 1 नंबर पे 1957। और ये कहाँ दे रखा है, 2 में दे रखा है, तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा 2। फिर बनी आपके जी रामचंद्र समिति, तो आपका आ जाएगा 4। फिर बनी थी आपके अशोक मेहता समिति, आ जाएगा 1, और फिर आ जाएगा 3। तो 2 4 1 3 कहाँ पर है, 2 4 1 3, ये रहा सही उत्तर। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इनको आप रट लेना अच्छे से, समितियों में से प्रश्न आएंगे सीधे सीधे। ये देखो एक बार फिर से, सूची फर्स्ट को समिति और सेकंड में वर्ष दे रखा। सादिक अली समिति की बात करें तो ये बनी थी आपके 1964 के अंदर। गिरधारी लाल व्यास समिति बनी थी आपके प्यारे विद्यार्थियों 1973 में। हरलाल सिंह खरा समिति बनी थी 1990 में। कटारिया समिति बनी थी 2009 में। तो आपके सीधे सीधे 1 2 3 4 आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा,
ये आप इनको अच्छे से याद कर लेना, यहां से सीधा सीधा प्रश्न आएगा, 100% आएगा यहां से प्रश्न। आगे देखिए, भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों से दूर रखा। बहुत अच्छा प्रश्न है, सत्य कथन बताना है। भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान से दूर रखा था, बिल्कुल दूर रखा था। ऐसे क्षेत्रों में स्वशासन की मूल परंपरा को बचाते हुए आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधानों के दायरे में लाने हेतु 1996 में अलग से एक अधिनियम बनाया गया, बिल्कुल भाई साहब बनाया गया। ऐसे इलाकों की ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज्यादा अधिकार दिए गए, बिल्कुल ज्यादा अधिकार दिए थे। ठीक है, तो आपके सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों हो जाएंगे। भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संविधान संशोधन से दूर रखा था, सही बात है। ऐसे ये भी आपके तीनों ही सही हो जाएंगे। यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों बात हो रही है पैसा एक्ट की। किसकी बात हो रही है, पैसा एक्ट की बात हो रही है। पैसा एक्ट की बात करें तो 10 जून 1994 को 10 जून 1994 को दलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता, ठीक है, 10 जून 1994 को। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी प्यारे विद्यार्थियों जनवरी दी थी 1995 में। इसी के तहत पैसा अधिनियम बना। पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, पंचायती राज विस्तार अधिनियम की बात हो रही। इस पैसा एक्ट में बात करें, प्रारंभ में कितने राज्य शामिल थे, प्रारंभ में 8 राज्य थे। कितने, प्रारंभ में 8 राज्य। और वर्तमान में बात करें ना, वर्तमान में पैसा एक्ट में आते प्यारे विद्यार्थियों 10 राज्य। कितने राज्य, 10 राज्य। और पैसा एक्ट के अनुसूची की बात करें तो 5वीं अनुसूची में जो शेड्यूल कास्ट एरिया वाले आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों की बात होती है 5वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय 11वीं अनुसूची में शामिल है। 11वीं अनुसूची में लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं जल संचय का विकास है, बिल्कुल पेयजल भी है, शिक्षा प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की भी है, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यवसाय ज्ञान ये है। तो आपके चारों कथन सही हो जाएंगे। देखिए 11वीं अनुसूची में कुल विषयों की बात करना तो 29 विषय। कितने विषय, 29 विषय 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज से संबंधित। लेकिन इस 29 विषयों में से कितने विषय है जो पंचायतों को हवाले करने हैं, ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि 29 के 29 विषय हवाले किए हुए हैं। राज्य सरकार को लगेगा कि ये विषय पंचायतों को दे देने चाहिए, उन विषयों को उनका हस्तांतरण है जो किया गया है। जब संविधान बना तो स्थानीय शासन को अनिवार्य प्रावधान न बनाकर इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल करने के क्या कारण थे। अब देखना प्यारे विद्यार्थियों, जब संविधान बना तो स्थानीय शासन को अनिवार्य प्रावधान या फिर अपन कह सकते हैं इसको संवैधानिक मान्यता न बनाकर इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल करने के क्या कारण थे। आप भली भांति जानते हैं अपना देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जब देश आजाद हुआ था उस समय देश के सामने 3 बड़ी बड़ी समस्याएं थी। आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए कौन सी समस्या थी। जैसे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, पहला ही अध्याय हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा 12वीं का। आप लोग बताइए 3 चुनौतियां सबसे बड़ी बड़ी कौन सी थी। देश विभाजन की खलबली के कारण संविधान का झुकाव केंद्र को मजबूत बनाने को रहा। अब देखिए देश का विभाजन हुआ, पूरे देश प्रदेश में खलबली मची हुई थी, संविधान का झुकाव केंद्र की ओर था, संविधान का झुकाव केंद्र को मजबूत बनाने की ओर था। भारत में संघीय शासन व्यवस्था है लेकिन केंद्र को मजबूती दी गई है। समझ रहे प्यारे साथियों, अमेरिका में इतना केंद्र मजबूत नहीं है, राज्य चाहे तो अमेरिका संघ से आसानी से अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ये भी आप लोग भली भांति जानते हैं। तो केंद्र को मजबूती देने के कारण अपन कह सकते हैं स्थानीय शासन को अनिवार्य प्रावधान न बनाया था और डीपीएसपी में डाल दिया था। नेहरू खुद अति स्थानीयता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते थे। अब देखो
नेहरू खुद अति स्थानीयता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते थे। नेहरू जी जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, विदेश नीति के जनक, ये अति स्थानीयता, देखिए यहां लिखा हुआ अति स्थानीयता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते थे, ये भी बिल्कुल सही है। हालांकि एक कथन आता है नेहरू जी का, नेहरू जी कहते हैं कि लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला क्या है? ग्राम सभा है। ये कथन भी किसका है? नेहरू जी का ही है। नेहरू जी कहते हैं कि गांव के लोगों को स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक अधिकार और शक्तियां दो, वो 1000 गलतियां करने दो, घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अलग से प्रावधान मत करो। उस समय गांधी अपना नेहरू जी ने ऐसा कहा था। उन्होंने कहा था डीपीएसपी में इनको डाल देते हैं। फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर ग्रामीण भारत में बड़े स्तर पर विद्यमान जाति व्यवस्था की नकारात्मक प्रवृत्ति के कारण स्थानीय शासन के निकायों को आपत्तिजनक मानते थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, जिसे भारतीय संविधान का जनक और जननी कहा जाता है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब अच्छे से जानते थे कि ग्रामीण भारत में बड़े स्तर पर विद्यमान जाति व्यवस्था की नकारात्मक प्रवृत्ति के कारण स्थानीय शासन के निकायों को आपत्तिजनक मानते थे कि अगर ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन को बढ़ावा दिया जाए तो गांव ढाणी के अंतिम छोर पर बैठी जातियां या फिर दलित जातियां, शोषित पीड़ित जातियां कैसे आगे आएगी? गांव की स्थानीय राजनीति तो कौन करेंगे? अमीर लोग करेंगे। तो ये इसको नकारात्मक प्रवृत्ति मानते थे। ये तो सही बात है, ठीक है। महात्मा गांधी जो स्थानीय शासन के समर्थक नहीं थे, चौथे कथन में है कि महात्मा गांधी स्थानीय शासन के समर्थक नहीं थे। वैसा महात्मा गांधी जी तो स्थानीय शासन के समर्थक थे, तो आपके सही हो जाएंगे। आपके करने के कारण क्या थे? तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 हो जाएगा। महात्मा गांधी समर्थक नहीं थे, ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी जो समर्थक थे, आप लोग भली बात ही जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने तो कहा था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। समझ बात को? गांव ढाणी के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के पास में आर्थिक और राजनीतिक सत्ता आनी चाहिए। तो इसमें सही हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका कौन सा कथन? बी है जो सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की बात करो तो भारतीय संविधान में डीपीएसपी कौन से भाग में है? भाग 4 में है। किस अनुच्छेद में? ग्राम पंचायतों के गठन की बात की हुई है डीपीएसपी के तहत। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है? बीकानेर राज्य का 1928 से भी पहले का स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था। बिल्कुल अधिनियम था बीकानेर का। अच्छा प्रश्न है। राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर-अक्टूबर 1959 में आयोजित किए गए। ये कथन भी आपका क्या है? सही है। पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में किया था। और नागौर में लगे हाथ गांव भी लिख दो, बगदरी गांव में किया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री, नागौर के बगदरी गांव में आए थे। यह कथन भी आपके क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्थापित की। 1952 में नहीं हुआ भाई साहब, यह आपका गलत हो जाएगा। तो कब हुआ था? 1959 में हुआ था। 2 अक्टूबर को आए थे कौन? नेहरू जी, शुभारंभ किया और उसके बाद में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। सॉरी, 1952 की बात करें ना तो 1952 और 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब देखो पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन तो कहां हुआ? राजस्थान में हुआ। लेकिन ध्यान रखना, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में हुआ, लेकिन पंचायतों के सबसे पहले चुनाव, पंचायतों के सर्वप्रथम चुनाव और चुनाव की बात करें ना तो चुनाव कहां हुए थे? तो ध्यान रखना, हुए थे आंध्र प्रदेश में। कहां हुए थे? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में कब हुए थे? तो ध्यान रखना, हुए थे आपके पंचायती राज व्यवस्था के उद्घाटन और उद्घाटन के 9 दिन बाद, यानी 11 अक्टूबर 1959 को हुए थे। उस समय जब राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन करने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी आए थे 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में और पंचायती राज का शुभारंभ किया। उस समय आप लोगों को ध्यान रखना है,
राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखना 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के मुख्यमंत्री थे MLS यानी मोहनलाल सुखाड़िया, सबसे युवा मुख्यमंत्री। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे। 2 अक्टूबर 1959 को जब पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए, उस समय राजस्थान में राज्यपाल कौन थे? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? डी है जो ये गलत बात है और सही हो जाएगा डी। आगे देखिए, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम पेशा 1996 के संबंध में सही है, सही कथन को बताना है। यह राजस्थान सहित भारत के 10 राज्यों में लागू है, बिल्कुल 10 राज्यों में लागू है। प्रारंभ में कितने राज्यों में था? तो प्रारंभ की बात करें ना, ये पेशा प्रारंभ और प्रारंभ की बात करें तो 8 राज्यों में था। कितने? 8 राज्यों में लागू था। अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों का सुरक्षा एवं संरक्षण करना है, बिल्कुल सही बात है। राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों के लिए जिला स्तर पर प्रशासनिक प्रबंधन की संरचना करते हुए संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रतिमानों का अनुमान का प्रयत्न करेगा। फिर अगले कथन में हाँ बिल्कुल करेगा, सही बात है। अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजना, कार्यक्रम एवं परियोजना को स्वीकृत करने के लिए अधिकृत नहीं है। ये भाई साहब गलत, खोटा हो गया। ये क्या हो गया? खोटा हो गया। पेशा अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजना, कार्यक्रम एवं परियोजना को स्वीकृत एवं क्रियान्वित करने के लिए क्या है? अधिकृत है। तो सही कथन बताना है आपको, और सही कथन हो जाएंगे 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 सही हो जाएंगे। और चौथा कथन आपका क्या हो जाएगा? खोटा। खोटा क्यों हो जाएगा? अधिकृत नहीं लिखा हुआ। अब देखो आपके एग्जाम के हॉल में ना ऐसा नहीं कि नहीं दिखे, नहीं कौन सा नहीं है, कौन सा असत्य है। एक तो देखो नहीं, एग्जाम में क्या नहीं दिखता है? एक तो नहीं दिखता है, एक असत्य नहीं दिखता है। असत्य में एक आ जाते हैं और सत्य कर देते हैं। तो इन चीजों में विशेष रूप से ध्यान रखना। ये छोटी छोटी क्या करना, मिस्टेक मत करना। मिस्टेक करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करना। सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन अवश्य मिलेगी। आगे देखिए, ब्रिटिश काल में भारत में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय को क्या कहा जाता था? ब्रिटिश काल में भारत में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय, ब्रिटिश काल की बात करें ना तो स्थानीय शासन की शुरुआत हुई थी 1882 में। और किसने की थी? वाइसराय, तत्कालीन वाइसराय भारत के। और वाइसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन। इन्होंने शुरुआत की थी। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता? स्थानीय स्वशासन का जनक। किसका जनक कहा जाता? स्थानीय स्वशासन का। अब देखिए, भारत में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय को क्या कहा जाता था? ग्राम पंचायत कहा जाता था, या फिर तालुका पंचायत कहा जाता था, या फिर छावनी बोर्ड कहा जाता था, या फिर मुकामी बोर्ड कहा जाता था। ये प्रश्न मैंने बीच में आपको क्लास में, अगर आप कंटिन्यू रूप से जुड़े थे ना, तो मैंने बताया था। क्या कहा जाता? मुकामी बोर्ड कहा जाता था। अब छावनी बोर्ड की बात आती है ना, तो छावनी बोर्ड वर्तमान समय में हम कह सकते हैं नगर पालिका। किसको कह सकते हैं? नगर पालिका। 243 और 243 में आगे कौन सा अनुच्छेद है मेरे को याद नहीं आ रहा, एक बार आप देख लेना वापस से। छावनी बोर्ड का भी उल्लेख कर रखा है। अब देखिए, आप लोगों की जानकारी लिए मेरे को एक चीज याद आ रही है छावनी बोर्ड से, और छावनी बोर्ड से वो चीज आ रही है याद। हालांकि बात करें ना तो राजस्थान इतिहास का प्रश्न है। राजस्थान में छावनियां हुआ करती थी, आपको पता है? छावनियां, राजस्थान में छावनियां हुआ करती थी आपके 1857 और 1857 की क्रांति के समय। कब हुआ करती थी? क्रांति के समय। राजस्थान में कितनी छावनियां थी? तो प्यारे विद्यार्थियों 6 छावनियां थी। कितनी? 6। कौन कौन सी थी? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों के लिए एक छोटी सी ट्रिक बता दूं। ए नानी ब्याह देके, इससे आपके 6 और 6 छावनियां हो जाएगी याद। ए से क्या हो जाएगा? एरिनपुरा। क्या हो जाएगा? एरिनपुरा। नए से हो जाएगा आपके नसीराबाद, और नी से हो जाएगा आपका नीमच,
ब्याह से हो जाएगा आपका ब्याह, क्या हो जाएगा, ब्याह, ब्याह नहीं होगा ब्यावर होगा, ब्याह तो आप नौकरी लगेंगे ना तब होगा, ठीक है। अब कईयों का हो रखा है वो अलग बात है ना, उनको पूछो हो रखा है उनको। दे से हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपके देवली, और खे से हो जाएगा आपका खेरवाड़ा, क्या हो जाएगा, खेरवाड़ा। ये राजस्थान में भाई साहब 6 छावनियां थी, कितनी, 6 छावनियां। अब कई कह रहे सर आप तो संविधान पढ़ा रहे थे, भारतीय राजनीति पढ़ा रहे थे, आप तो स्थानीय शासन पढ़ा रहे थे, और आपने यहाँ इतिहास कहाँ पढ़ाने की आवश्यकता हुई। प्यारे विद्यार्थियों, छावनी का नाम आया, किसका नाम आया, छावनी का नाम आया तो मैंने आपको बता दिया। और ध्यान रखना हमेशा आप को रिलेटेड करके पढ़ो। कैसे पढ़ो, को रिलेटेड करके पढ़ो। को रिलेटेड करके पढ़ोगे ना तो पढ़ने का मजा आएगा, यानी कि खुश होकर पढ़ेंगे ना तो खुशी मिलेगी, क्या मिलेगी, खुशी। और खुशी के लिए पढ़ेंगे ना तो न तो अपन खुश रह पाएंगे न खुशी मिलेगी। तो किसके लिए पढ़ना है, खुशी के लिए। खुशी के लिए पहले आप लोगों को खुश होकर के पढ़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं, देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा। अच्छा, ये प्रश्न तो आपके यहाँ पूरे हो गए ना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है गांधी जी का, कक्षा 11 एनसीईआरटी से खूब उठाया हुआ है। गांधी जी कह रहे हैं कि भारत की आजादी का मतलब होना चाहिए समूचे भारत की आजादी। ये आपके कोटेशन आ सकता है परीक्षा के अंदर कि भारत की आजादी का तात्पर्य है समूचे भारत की आजादी। आजादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए, यानी कि ग्राउंड लेवल पर आजादी की शुरुआत होनी चाहिए, ग्राउंड लेवल से। इस तरह हर गांव एक गणराज्य होगा। इसका मतलब, अरे देखिए गांधी जी कह रहे हैं हर गांव एक गणराज्य होगा। जिस प्रकार से भारत क्या है, भारत एक गणराज्य है, क्या है, गणराज्य। गणराज्य का तात्पर्य क्या होता है, देश का सर्वोच्च नागरिक निर्वाचित होता है। जैसे कि देश के सर्वोच्च नागरिक या प्रथम नागरिक की बात करें ना तो कौन है, राष्ट्रपति महोदय। और राष्ट्रपति महोदय का क्या होता है, निर्वाचन। इसी कारण से भारत को क्या कहा जाता है, भारत एक गणराज्य। तो हर गांव भी एक क्या होगा, गणराज्य। गांव का प्रथम नागरिक की बात करें सरपंच, गांव का सर्वोच्च व्यक्ति की बात करें तो सरपंच, वो क्या होगा, निर्वाचित होगा। ये बात कौन कह रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हर गांव को आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंड और अपने मामलों को खुद निपटाने में क्या होना चाहिए, काबिल होना पड़ेगा। आप अपने आपके मामलों को खुद निपटाते हैं, नहीं निपटाते हैं, या फिर किसी का सहारा लेते हैं, द्विपक्षीय वार्ता करते हैं, या फिर और किसी की सहायता लेते हैं, काबिल होना पड़ेगा। अनगिनत गांवों से बने इस ढांचे में आगे की ओर फैलते और ऊपर चढ़ते दायरे होंगे। जीवन एक पिरामिड की तरह होगा। क्या होगा, जीवन है जो एक पिरामिड की तरह होगा, जिसमें शीर्ष आधार पर टिका होगा। गांधी जी ने कहा भाई साहब ये ऐसे होगा जीवन, ये पिरामिड की भांति। ये स्थानीय स्तर, फिर राज्य, या फिर अपन कह सकते हैं प्रांत स्तर, और ये हो जाएगा आपका केंद्र स्तर। ये बात कौन कह रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं जीवन एक पिरामिड की तरह होगा। ये आपके कोटेशन आ सकता है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे देखिए एक और कोटेशन है अनंत सेनम आयंगर का। अनंत सेनम आयंगर जो कि पहले तो थे लोकसभा के उपसभापति, उसके बाद में बने लोकसभा के अध्यक्ष बने थे अनंत सेनम आयंगर साहब। संविधान सभा के वाद विवाद के और खंड की बात करो तो खंड 8वां पृष्ठ 428, तारीख की बात करो तो 17 नवंबर 1948 संविधान सभा में वाद विवाद हो रहा था। उस समय अनंत सेनम आयंगर साहब ने कहा कि लोकतंत्र के हक में गांवों को स्वशासन, लोकतंत्र के हक में गांवों को स्वशासन, यहां तक कि स्वायत्तता हासिल करने की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है। यानी कि ऑटोनोमस बनाने के लिए, कला विकसित करने के लिए ट्रेनिंग दी जा सकती है। हमारे लिए जरूरी है कि हम गांवों को सुधारने और वहां शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों की जड़ जमाने में समर्थ हो। यह बात किसने कही, यह बात कही थी आपके अनंत सेनम आयंगर साहब ने। तो गांधी जी ने क्या कहा और अनंत सेनम आयंगर साहब ने क्या कहा, दोनों आप याद कर लेना। आगे देखिए आज की क्लास के टॉप 5% और इन प्रश्नों को उत्तर क्या करना है, आप लोगों को बताना है। प्रश्न है आपके ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होती है, ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होती है और कब कब होती है, आप लोगों को क्लास पूरी होने के बाद में कमेंट करके बताना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है पीके थुंगन समिति का गठन कब हुआ, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। पीके थुंगन समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक
मान्यता, संवैधानिक मान्यता दिलाने की सिफारिश की थी और पीके थुमन समिति की सिफारिश के आधार पर ही संविधान में संशोधन हुए 73वें और 74वें और स्थानीय स्वशासन को क्या मिला, संवैधानिक मान्यता मिली। इस समिति का गठन कब हुआ था आप लोगों को बताना है। कौन सा डीपीएसपी, कौन सा नीति निर्देशक तत्व है जो गांधी जी से संबंधित है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। पैसा, पैसा का पूरा नाम क्या है, पैसा कब बना और पैसा कब लागू हुआ, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। मैंने आप लोगों को बताया, ये सभी प्रश्न मैंने अभी सेशन में बताए, तभी मुझे लगेगा ना कि आप धीर गंभीर विद्यार्थी हैं। अगर आप लोग, मैंने आपको पहले भी बताया, इन प्रश्नों के उत्तर बताएंगे तभी मुझे लगेगा कि आप लोगों ने पूरी क्लास अटेंड की। बाकी कई विद्यार्थी क्या करते हैं, क्लास हुई घंटा पर मैसेज करते, सर हमने आपकी क्लास देख ली, आप हमें पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए। आपको बता दूं कि मैं पूरी की पूरी क्लासेस की पीडीएफ अपलोड करूंगा, लेकिन जो विद्यार्थी इन प्रश्नों के उत्तर बताएगा, मेहनत करेगा, धीर गंभीर पूर्ण रूप से समर्पित विद्यार्थी के लिए ही मैं आपके पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा। पंचायती राज, बाकी पीडीएफ से करेंगे क्या, कहीं को गुस्सा आ रहा, सर हम उत्तर नहीं देंगे, पीडीएफ दे दो ना, क्या करेंगे पीडीएफ से, मत देना, पीडीएफ में ऐसे ही दे दूंगा, बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे लिए छात्र हित सर्वोपरि है। लेकिन भैया आप खुद छापो साथ साथ में, ये 5 उत्तर देंगे ना, हो सकता है 1-2% पड़ जाए आपके। तो भाई आप टाइप, मान लो आपको नहीं आता है तो क्लास को देखो, फिर भी क्लास में नहीं समझ आ रहा तो कहीं किताब में देखो, फिर उत्तर दे दो। पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया, अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण है। महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं को 33% आरक्षण है। किसको, महिलाओं को, महिलाओं को 33% आरक्षण है। एससी और एसटी की बात करना, इनके आरक्षण का निर्धारण कौन करेगा, कितना % आरक्षण मिलेगा आपके, वो राज्य निर्धारण करेगा। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा और अपेक्षा करता हूं कि जो चाहते हैं कि इन 225 पोस्टों में हमारा सिलेक्शन हो, इसी भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन हो, वो तो आप इनके उत्तर देंगे ही देंगे, क्योंकि हम निःशुल्क ज्ञान गंगा बार हैं और इस निःशुल्क ज्ञान गंगा में आप भी हाथ धो लीजिए। बाकी आपको मैं ज़्यादा क्या कहूँ, आप खुद समझदार है। और एक वो कहावत भी है, स्कूल व्याख्याता के विद्यार्थियों को ज़्यादा मोटिवेट करना, ज़्यादा समझाना, क्या करना है, सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद साथियों, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेना है, वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उठो, जागो और अपनी ताकत को पहचानो। मंजिल तो सामने खड़ी है, अपने को केवल और केवल मंजिल तक जाना है। जय हिंद।